चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग, है ना। वहां पे उस समय लाइट कट गई थी आपकी, तो यहां से कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। तो ये क्वेश्चन आपका क्या था, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, जहां बीटा का वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है ना, बीटा का वैल्यू निकाल चुके थे सर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके। चलिए अब देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के बाद देखेंगे हम लोग कि एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से बीटा का वैल्यू आ गया आपका कितना, ये बीटा का वैल्यू आ गया आपका 1.374 रेडियन पर मीटर। अब यहां से निकालना है मुझे फेज वेलोसिटी। क्या निकालना है सर, फेज वेलोसिटी। तो फेज वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा अपॉन बीटा, है ना। तो फेज वेलोसिटी आप निकालिए पहले ओमेगा अपॉन बीटा करके, यहां से निकालेंगे हम फेज वेलोसिटी को, ठीक है। चलिए अब यहां से आ गया आपका बीटा, चलो बीटा आ गया आपका, यहां से लॉस टेंजेंट भी निकाल चुके हैं, यहां से बीटा भी निकाल चुके हैं, ठीक है। अब निकालते हैं इंट्रिंसिक इंपेडेंस को। क्या निकालते हैं, इंट्रिंसिक इंपेडेंस को, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं जो पहले वाला क्वेश्चन था, उस पहले वीडियो में जो क्वेश्चंस है उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब निकालना है इंट्रिंसिक इंपेडेंस। चलिए इंट्रिंसिक इंपेडेंस बताइएगा। इंट्रिंसिक इंपेडेंस जो होगा वो कैसा होगा आपका, इंट्रिंसिक इंपेडेंस ईटा इक्वल टू अंडर रूट जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, है कि नहीं। यहां से देखो लॉस टेंजेंट आप निकाल चुके हो, इसको और शॉर्टकट में सॉल्व करो तो देखो क्या निकलेगा आपको, ठीक है। बीटा निकाल चुके हैं आप, सारा वैल्यू निकाल चुके हैं, ईटा निकालिए। ईटा क्या बनेगा, यहां से देखिए, ईटा को लिख सकते हैं आप अंडर रूट जे ओमेगा म्यू, जे ओमेगा एप्सिलॉन कॉमन ले लीजिए, तो ये बनेगा 1 प्लस सिग्मा बाय जे ओमेगा एप्सिलॉन, राइट। चलो यहां से जे ओमेगा कैंसिल, तो ये ईटा बनेगा अंडर रूट म्यू बाय एप्सिलॉन इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस जे सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 120 पाई अंडर रूट म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन आर। इसको क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड अंडर रूट 1 प्लस 0.5154 का स्क्वायर। 5154 कहां से लिखे हम, क्योंकि सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन का वैल्यू हम यहां से निकाल चुके हैं, ठीक है। और इसका एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल हाफ माइनस में आएगा tan इनवर्स 0.5154। जब इसको सॉल्व करेंगे ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये म्यू आर एप्सिलॉन आर का वैल्यू पुट कर लेना। म्यू आर एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, म्यू आर एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना दिया, 2 और 8। सो यहाँ पुट कीजिए म्यू आर का वैल्यू 2, एप्सिलॉन आर का वैल्यू 8, है ना। तो म्यू आर एप्सिलॉन आर का वैल्यू 2 और 8 पुट करेंगे। जब 2 और 8 पुट करेंगे तो यहां से आएगा आपका ईटा इक्वल टू, मैं सॉल्व कर देता हूं, अप्रोक्सीमेट आएगा आपका ईटा इक्वल टू, ये आएगा ईटा इक्वल टू 177.7 और एंगल आएगा ऊपर में चला जाएगा, एंगल आएगा 13.63 डिग्री, 13.63 डिग्री, ये एंगल आएगा टोटल, ठीक है। तो ईटा मिल गया आपको। अब चाहिए मुझे फेज वेलोसिटी। क्या चाहिए था मुझे, फेज वेलोसिटी। सो यहां से निकालेंगे हम फेज वेलोसिटी इक्वल टू वीपी इक्वल टू ओमेगा बाय बीटा, राइट। ओमेगा का वैल्यू कितना गिवन था आपको, ओमेगा 10⁸। सो यू गिवन ओमेगा इज 10⁸ एंड बीटा 1.374 निकाल चुके हैं, है ना। यहां से आ जाएगा आपका वीपी इक्वल टू 7.27 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। सो 7.27 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, यहां से आ गया आपका, ठीक है। अब निकालना मुझे h की वैल्यू को निकालना है। क्या निकालना है मुझे, h। तो h कैसे निकालेंगे सर, h निकालने के लिए क्या करोगे आप, तो h इक्वल टू क्या लिखोगे आप, देखो E इक्वल टू ईटा इंटू h। सो h इक्वल टू E अपॉन ईटा। h का वैल्यू कितना होगा, E अपॉन ईटा, राइट। सो h इक्वल टू E अपॉन ईटा। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या गिवन था आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या गिवन था आपका 0.5, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपको 0.5 z का पावर e का पावर -1/3 इंटू जेड, 0.5 -1/3 इंटू जेड साइन 10⁸8t माइनस बीटा। बीटा कितना निकाल चुके हैं आप, 1.374
जेड और AX वोल्ट पर मीटर, राइट। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब चाहिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, बड़ा आसान है। H देखो, E क्रॉस H प्लेन का फॉर्मेशन किया एंड दिस इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ क्या है सर, वेव है। वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, अलोंग द x डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड किधर लेना पड़ेगा, अलोंग द y डायरेक्शन, तभी ना होगा, क्या होगा, ये z डायरेक्शंस है ना। चलिए, सो यहां पर आएगा h इक्वल टू E नॉट 0.5 अपॉन 177.7, एंगल इज 13.63 डिग्री, राइट। e raised to power -1/3 into z, राइट, sin 10 raised to power 8t -1.374 into z into ay एम्पियर पर मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो h का वैल्यू आएगा 2.817 into 10 raised to power -3, है ना, मिलियन में आएगा। 10 raised to power -3 साइन ऑफ e raised to power -1/3 into z साइन ऑफ 10 raised to power 8t minus 1.374 into z minus 13.63 degree ay एम्पियर पर मीटर। सो दिस इज योर आंसर h। क्लियर है, जो हम क्वेश्चन करा रहे थे प्रीवियस वीडियो में, ये इसका आंसर है ना। तो इस तरह से आप बना सकते हैं क्वेश्चंस को। क्लियर, तो दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड विद द प्लेन वेव प्रोपगेशंस की जो बेसिक्स क्वेश्चंस है उसकी भी चर्चा हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है इन ए लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक फॉर व्हिच ईटा इक्वल टू 60 पाई। कह रहा है कोई एक लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, फॉर द लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक, एक लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक है जिसका ईटा इक्वल टू दिया हुआ है 60 पाई। ईटा कितना दिया हुआ है आपको, 60 पाई। म्यू आर का वैल्यू 1 दिया हुआ है, म्यू आर का वैल्यू 1 दिया हुआ है, और h का वैल्यू आपको गिवन है। h दिया हुआ है, h के दो कंपोनेंट आपको गिवन है। h का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये दिया है सर आपको -0.1 cos ऑफ ओमेगा t माइनस जेड इंटू ax प्लस 0.5 साइन ओमेगा t माइनस जेड इंटू ay एम्पियर पर मीटर। ये दिया हुआ आपको h की वैल्यू। ठीक है, अब इस h की वैल्यू से मुझे क्या क्या निकालना है, एप्सिलॉन r निकालना है, ओमेगा निकालना है और e की वैल्यू को लिखना है। ध्यान से रखिएगा। तो एप्सिलॉन r, ओमेगा और e की वैल्यू को निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे कि कौन सा मीडियम है आपका, लॉसलेस मीडियम है। कौन सा मीडियम है, लॉसलेस मीडियम। अब इस लॉसलेस मीडियम का ईटा का वैल्यू आपको गिवन है। सर ईटा कितना है आपको, ईटा वैल्यू की अगर हम बात करें तो ईटा कितना है 120 पाई अंडर रूट म्यू आर अपॉन कितना, एप्सिलॉन आर। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ आपको 60 पाई, राइट। इसका मतलब क्या समझे, दिस इज 2 टाइम्स, सो यहां पर आ गया एप्सिलॉन आर का वैल्यू आ गया कितना 4। सो योर एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू कितना 4, राइट। चलो अब चाहिए मुझे ओमेगा की वैल्यू को। क्या चाहिए मुझे, अब ओमेगा का वैल्यू। देखो इस इक्वेशंस में अगर देखो ध्यान से, तो यहाँ पर h के दो कंपोनेंट्स है। तो मान लिया ये आपका h1 कंपोनेंट है और ये मैंने मान लिया h2 कंपोनेंट है। मतलब h के दो कंपोनेंट है h1 एंड h2, और दोनों मिलकर h का फॉर्मेशन कर रहा है। किसका फॉर्मेशन कर रहा है, h का फॉर्मेशन कर रहा है, राइट। इस क्वेश्चन को अगर देखो तुम, तो बीटा का वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी बीटा का वैल्यू कितना है 1 है ना। तो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो क्या यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो क्या है, फेज वेलोसिटी। किसकी बात कर रहे हैं, फेज वेलोसिटी। सो फेज वेलोसिटी इज नथिंग बट vp इक्वल टू ओमेगा बाय बीटा, एंड ओमेगा बाय बीटा मतलब बीटा का वैल्यू कितना 1। सो vp कितना होगा 3 into 10 to power 8 अपॉन अंडर रूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। और इसको क्या लिखोगे आप 3 into 10 to power 8 अपॉन रूट 4, दिस इज इक्वल टू 1.5 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो vp तो मिल गया आपको, तो ओमेगा भी कितना हो जाएगा, ओमेगा आएगा 1.5 into 10 to power 8 रेडियन पर सेकेंड।
So your omega will be 1.5 into 10⁸ रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? सो यहां से आपका आ गया ओमेगा का वैल्यू, राइट। चलो अब आता है कि सर ई का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैसे निकालेंगे। अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये बनता है यहां से, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी निकालना हो, सबसे पहले आप डायरेक्शंस को देखिए। क्या देखिए आप? डायरेक्शंस को। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये नेगेटिव है आपका और यहाँ पर भी नेगेटिव है आपका। इसका मतलब क्या समझे कि ये आपका जो है पॉजिटिव एजेड डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहा है। इट मींस वेव इज प्रोपागेटेड किधर? along positive z directions. So wave is propagated along the positive z directions. चलिए, so h can be right here 0.1 into cos omega t minus z into minus ax plus 0.5 into sin omega t minus z into ay एम्पियर पर मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका h की वैल्यू। अब यहां से देखो, ये है माइनस ए एक्स है और ये है आपका ए वाई है ना। इस कंपोनेंट को देख रहे हैं, ये माइनस ए वाई में, ये ए वाई में है। ठीक है, तो E इक्वल टू क्या होगा? E इक्वल टू ईटा इंटू एच, मतलब 60 पाई से जस्ट मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इसकी बात करें तो यहां पर देखो E क्रॉस H इक्वल टू क्या होना चाहिए? एजेड होना चाहिए। तो H किधर है? H अलॉन्ग है माइनस एक्स, तो हम क्या रखें कि एजेड हो जाए? हम क्या रखें कि एजेड हो जाए? तो देखो, अगर E को आप ए वाई में रखो तो ए वाई क्रॉस ए एक्स कितना हो जाएगा? माइनस एजेड और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस एजेड, है ना। तो आपको ऑलरेडी पता है कैसे करते हैं। दिस इज ए एक्स ए वाई एजेड। सो ए वाई क्रॉस ए एक्स कितना हो जाएगा? माइनस एजेड। सो दिस बिकम्स एजेड। सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस में होगा? ए वाई डायरेक्शंस में होगा। कौन सा डायरेक्शन में होगा? ए वाई डायरेक्शंस में होगा, है ना। अब होते हैं हम यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ का देखो, मैग्नेटिक फील्ड E क्रॉस H इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव कितना? Az। तो H किधर है? अलोंग द AY है। हम क्या रखें कि ये Z हो जाए? तो देखो, अगर आपने AX रखा तो AX क्रॉस AY कितना हो जाएगा? AZ हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? अलोंग द AX डायरेक्शन में होगा, है ना। तो ये पता चल गया कि इन दिस केस द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द AY डायरेक्शंस एंड इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द X डायरेक्शंस, राइट। चलो, ये तो पता चल गया आपको। तो सर कितना होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? तो कुछ नहीं, ईटा से आप क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। ओमेगा पता ही चल गया आपका। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ईटा इक्वल टू 60 पाई, ये किसका डायरेक्शन है? ए वाई है, इंटू 0.1 कॉस ओमेगा कितना निकल चुका था? 1.5 इंटू 10⁸ माइनस जेड, दिस इज ए वाई प्लस 0.5 into 60 pi sin plus 0.5 into 60 pi sin 1.5 into 10⁸ माइनस z कितना है? 1 नहीं, z और इसका डायरेक्शन किधर आ गया? ax वोल्ट पर मीटर। So this is your electric field. This is your electric field, right? तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है क्या? और ये बेहतरीन क्वेश्चन में से एक था आपका, राइट। चलिए, अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को बनाते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन में से एक हम अलग से क्वेश्चन को लेते हैं जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, है ना। देखो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है? ये प्लेन वेव प्रोपगेशन, एक क्वेश्चन क्या है आपका इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं और ये बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखते हैं। कह रहा है ये प्लेन वेव ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शंस। ये प्लेन वेव ट्रैवलिंग अलोंग कौन सा डायरेक्शन? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई डायरेक्शंस, ठीक है। इन ये लॉसी मीडियम, कौन सा मीडियम बोल रहा है? लॉसी मीडियम। लॉसी मीडियम का दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक आपको। इन ये लॉसी मीडियम
और लॉसी मीडियम का वैल्यू दिया हुआ है एप्सिलॉन आर इक्वल टू 4, म्यू आर का वैल्यू 1 एंड सिग्मा का वैल्यू दिया है 10⁻⁻2 सीमेन पर मीटर। ठीक, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है हैज इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू आपको गिवन है। कितना गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया हुआ है आपको 30 cos 10⁻⁹ pi t 10⁻⁹ t minus pi/4 AZ वोल्ट पर मीटर एट y इक्वल टू 0। कहां पर दिया है आपका y इक्वल टू 0 पे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, लेकिन ये कब दिया हुआ है जब y का वैल्यू कितना है 0 है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन इसमें से कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड E एट y इक्वल टू 1 मीटर एंड t इक्वल टू 2 नैनोसेकंड। t इक्वल टू 2 नैनोसेकंड पे और y इक्वल टू 1 मीटर पे इसका वैल्यू बताइए कितना होगा। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। करिए प्लेन वेव ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव y डायरेक्शन इन द लॉसी मीडियम, हैविंग लॉसी मीडियम का दिया है एप्सिलॉन आर का वैल्यू 4, म्यू आर का वैल्यू 1 एंड सिग्मा का वैल्यू दिया है 10⁻⁻2। ठीक, लॉसी मीडियम है, मतलब लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात कर रहे हैं, राइट। अब यहां पर देखो E इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दिया है वो दिया है आपको 30 cos 10⁻⁹ pi t minus pi/4 AZ वोल्ट पर मीटर। कहां, जब y इक्वल टू 0 है, जब y का वैल्यू कितना है 0 है। अगर हम एनी y पे इक्वेशन अगर इसका लिखें, अगर हम किसी भी एनी y पे अगर इसका इक्वेशन लिखें हम, तो कैसे लिखेंगे देखिए। तो सो E एट एनी y, अगर एनी y पे E का इक्वेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, E इक्वल टू 30 इंटू e⁻⁻α, किस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रहा है, पॉजिटिव y डायरेक्शन से, अल्फा इंटू y cos 10⁻⁹ pi t minus pi/4, फेज कांस्टेंट कितना बीटा इंटू y AZ वोल्ट पर मीटर। ये बन जाएगा आपको एनी वे। अब मुद्दा आता है कि सर अल्फा की का वैल्यू कितना होगा एंड बीटा का वैल्यू कितना होगा। तो अल्फा का वैल्यू देखो लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अल्फा इक्वल टू आ जाएगा कितना, σ/2 √μ अपॉन एप्सिलॉन, σ/2 √μ अपॉन एप्सिलॉन। इसको लिख सकते हो 10⁻⁻2/2 √μ का वैल्यू कितना, μ0 इंटू μr1 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4। जब इसको पुट करोगे तो ये आएगा लगभग 0.942 नेपियर पर मीटर। सो यहां पर आ गया आपका अल्फा का वैल्यू 0.942 नेपियर पर मीटर। ठीक है, अब निकालना है मुझे बीटा का वैल्यू। क्या निकालना है मुझे, बीटा का वैल्यू। तो बीटा का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो बीटा आपको पता है, यहां से निकालते हैं। सो अल्फा पता चल गया, बीटा का वैल्यू यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हो। बीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, ओमेगा अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन, और सब कुछ पता है आपको, म्यू का वैल्यू पता है, एप्सिलॉन का वैल्यू पता है, ओमेगा आपको ऑलरेडी पता है, मतलब ये दिया है 10⁻⁹ पाई अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन इंटू कितना 4, राइट। ये बन जाएगा कितना 2 पाई इंटू 10⁻⁹ अपॉन 3 इंटू 10⁸। ये बन जाएगा आपका 20 पाई/3, 20 पाई/3। ये आ जाएगा लगभग 20.933 रेडियन कितना पर मीटर। सो अल्फा और बीटा का वैल्यू मिल गया आपको, है ना। तो आप एनी पॉइंट पे अगर आप लिखना चाहते हैं, एनी डिस्टेंस y के लिए अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ये बनेगा 30⁻⁹ इंटू y cos 10⁻⁹ pi t minus pi/4 minus 20.933 into y into AZ वोल्ट पर मीटर। सो दिस बिकम्स योर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है। एनी y पे एनी डिस्टेंस पे यहाँ पे हम निकाल लिए। क्लियर है क्या। अब पहला क्वेश्चन जो कह रहा था, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, सो पहला क्वेश्चन कह रहा था कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट y इक्वल टू 1 मीटर एंड t इक्वल टू 2 नैनोसेकंड पे। तो
तो y का वैल्यू 1 मीटर पुट करेंगे और t का वैल्यू कितना 2 नैनो सेकेंड, तो ये बनेगा कितना 30 e⁻⁻0.942 cos 10⁻⁹ pi t 2 नैनो सेकेंड t⁻⁻⁹ 2 नैनो सेकेंड माइनस पाई बाई 4 माइनस 20.933 इंटू 1 मीटर, नहीं AZ वोल्ट पर मीटर। ध्यान रखिएगा अंदर वाला टर्म जो है सब रेडियन में है। किसमें है दोस्त? रेडियन में। तो रेडियन में ही लेकर के चलना है आपको सब, है ना। तो कैलकुलेटर में पुट करते समय ध्यान रखेंगे कि रेडियन में है कि डिग्री में है। तो बी केयरफुल, इन चीजों को ध्यान रखेंगे आपके रेडियन में है या डिग्री में है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप 30 e⁻⁻0.942 cos, इसको क्या लिखोगे आप 10⁻⁻ खत्म, दिस बिकम्स 2 पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस 20.933, ठीक है। चलो रेडियन में इसको क्या लिखोगे 2 इंटू 3.14, ये क्या हो जाएगा 3.14/4, रेडियन में सब रखना वैल्यू को, है ना, AZ वोल्ट पर मीटर। चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे आप ना पूरे अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कीजिए, कॉस का वैल्यू लीजिए, अच्छे तरीके से इसको वैल्यू को रखिए, तो ये आएगा आपका E इक्वल टू -11.39 AZ वोल्ट पर मीटर। सो दिस इज योर राइट आंसर। यहां से आपका राइट आंसर आ जाएगा -11.39 AZ वोल्ट पर मीटर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्लियर। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं सर, है ना। चलिए अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। चलिए इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट का है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव टू हैव फेज शिफ्ट ऑफ 10 डिग्री। कह रहा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वेव ताकि फेज शिफ्ट कितना हो 10 डिग्री से फेज शिफ्ट हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसी का है ना, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव सो दैट फेज शिफ्ट, जो फेज शिफ्ट हो रहा है इसमें फेज शिफ्ट ऑफ 10 डिग्री, 10 डिग्री का फेज शिफ्ट मुझे करना है। तो 10 डिग्री का फेज शिफ्ट आप करोगे तो कैसे बनेगा, देखो 10 डिग्री का फेज शिफ्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पहले से ये फेज शिफ्ट है, तो फेज शिफ्ट जो भी होगा इसके कारण होगा। इसका मतलब क्या समझे कि द 20.933 इंटू y कितना डिस्टेंस चला, वो तो y डिस्टेंस चला, फेज शिफ्ट कितना 10 डिग्री इंटू पाई बाय 180, है ना। तो यहां से y आपका आ जाएगा, इसको देखो डिग्री को किस में कन्वर्ट कर दिया, रेडियन में कन्वर्ट कर दिया आपका, है ना। सो दिस बिकम्स 10⁻180 डिवाइडेड बाय 20.933, सो दिस बिकम्स 8.33 mm मिलीमीटर। सो दिस इज योर राइट आंसर 8.33 mm। यहां से हम आंसर को निकाल लेंगे, क्लियर। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड अब देखते हैं, इसी का थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट बोल रहा है, थर्ड पार्ट ये बोल रहा है आपका कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव टू हैव इट्स एम्पलीट्यूड रिड्यूस्ड बाय 60%, रिड्यूस्ड बाय 40%, ये बोल रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the wave to its amplitude reduced कर रहा है किससे 40% से। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, reduced by 40%, so reduced to कितना 60%, reduced by 40%, so reduced to how much 60%। अब रिडक्शंस के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, अगर आप रिडक्शंस की बात करें तो रिडक्शंस के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, विच वन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन, रिडक्शन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है सर। तो इस पूरे एम्पलीट्यूड में अगर देखा जाए बाबा
तो पूरे एम्पलीट्यूड में देखो यही एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसके कारण एम्पलीट्यूड क्या करेगा, रिड्यूस करना स्टार्ट करेगा, है ना। तो एम्पलीट्यूड अगर कम हो रहा है तो एम्पलीट्यूड कम होने के कारण कौन है, ओनली यही मैग्नीट्यूड है जिसके कारण एम्पलीट्यूड आपका क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो कह रहा है रिड्यूस टू कितना 60%, रिड्यूस्ड बाय 40%, सो रिड्यूस टू कितना 60%, सो इनिशियल का कितना परसेंट 60%, सो दिस इज माइनस 0.942 into y is equal to 60% of initial value and this is equal to 30। और यहाँ से y चलोगे तो यहाँ से जब y निकालोगे आप y की वैल्यू तो ये आएगा आपका, y को सॉल्व करें तो ये आएगा आपका 0.542 मीटर। कैसे निकालोगे, दोनों साइड क्या ले लो ln, दोनों साइड क्या ले लो ln, है ना। तो यहां से मिल गया आपका y का वैल्यू कितना 0.542 मीटर। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी का अगला क्वेश्चन जो बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है ना। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन कि फाइंड h, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, कह रहा है फाइंड h एट t इक्वल टू 2 नैनोसेकंड एंड z इक्वल टू 2 मीटर। y इक्वल टू कितना 2 मीटर, डिस्टेंस कितना बोल रहा है 2 मीटर, y इक्वल टू 2 मीटर एंड t इक्वल टू 2 नैनोसेकंड पे बताइए इसका वैल्यू कितना होगा, है ना। और ये बेहतरीन क्वेश्चन बन जाता है आपका कि y इक्वल टू 2 मीटर पे और y इक्वल टू t इक्वल टू 2 नैनोसेकंड पे कितना होगा। अब देखो ये आपका कैसा मीडियम था, सिग्मा का वैल्यू गिवन था, तो ऑब्वियस आपको ईटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आपको क्या निकालनी पड़ेगी सर, आपको ईटा की वैल्यू। तो ईटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ईटा सबसे पहले आप निकालिए। तो लॉस टेंजेंट वगैरह सब कुछ गिवन है, तो ईटा लॉसलेस तो है नहीं, तो ईटा का वैल्यू कितना हो जाएगा j ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस j ओमेगा इनटू एप्सिलॉन। अब इसको क्या लिखोगे, अंडर रूट, लॉस टेंजेंट तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसको लॉस टेंजेंट के फॉर्म में क्या लिखेंगे आप कि 120 पाई अंडर रूट म्यू आर बाय एप्सिलॉन आर अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर अंडर रूट प्लस सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर, राइट। और एंगल कितना हो जाएगा, नीचे माइनस, तो दिस इज इक्वल टू हाफ इनटू tan इनवर्स सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन। चलिए अब इस वैल्यू को आप पुट करेंगे तो ईटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू आर इनटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर कितना निकाल चुके हैं, कितना दिया हुआ है 4, म्यू आर का वैल्यू कितना तो 2, सो दिस बिकम्स 60 पाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन। सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन की बात करें तो देखो यहां से ये आपका अल्फा और ये वो बीटा, ठीक है। सिग्मा कितना दिया हुआ था, सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन का वैल्यू निकाल लीजिए। तो सिग्मा कितना दिया हुआ था 10 टू पावर -2, ओमेगा कितना दिया है 10 टू पावर 9 पाई t, पाई एप्सिलॉन का वैल्यू कितना 10 टू पावर -9 बाय 36 पाई इनटू कितना 4, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। चलो ये खत्म, ये से ये खत्म, तो ये कितना हो जाएगा 9, नहीं ये ऊपर चला जाएगा 9 into 10 to power -2, so this becomes sigma by omega epsilon is 9 into 10 to power -2, so this becomes 9 into 10 to power -2, ठीक। और यहाँ पर बन जाएगा आपको हाफ इंटू tan इनवर्स ये सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन 9 into 10 to power -2, ठीक। चलो अब बीटा का वैल्यू बताइए ये कितना आ रहा है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 9 into 10 to power -2 का स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट आंसर this is 60 into 3.14, it becomes 188.4, so this is 188.4 और एंगल आएगा आपका, एंगल इज शिफ्ट tan इनवर्स 0.09 divided by 2.57 डिग्री, 2.57 डिग्री, ठीक है। ये आ गया आपका ईटा, क्या आ गया सर आपका ईटा। अब h की वैल्यू को लिखना है हमको, h की वैल्यू को कैसे लिखेंगे, तो ये ईटा याद रखेंगे आप, ठीक है। अब h को हम कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा, h क्या होगा h इक्वल टू e अपॉन ईटा, e कितना है 30 अपॉन ईटा कितना आ गया 188.4, एंगल को रिफ्लेक्ट कर देंगे अंदर, ठीक है। ये बन जाएगा 0.942 इंटू y कितना मीटर बोल रहा है 2 मीटर पे,
कितना मीटर पे बोल रहा है, 2 मीटर पे। चलो ठीक है, cos 10⁻⁹ पाई इंटू टी 2 नैनो सेकेंड, 10⁻⁹ माइनस पाई बाई 4 माइनस 20.933। y कितना मीटर पे पूछ रहा है, y इक्वल टू कितना मीटर बोल रहा है, 2 मीटर पे, तो 2 मीटर और एंगल रिफ्लेक्ट किया 2.57 डिग्री इंटू पाई बाई 4, दिस इज 80 रेडियन में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब आता है कि h का कंपोनेंट किधर होगा, h का कंपोनेंट किधर होगा, तो वेव ट्रैवल किया किधर, E क्रॉस H इक्वल टू किधर, ay। आप ध्यान से देखिए E का कंपोनेंट किधर है, E अलोंग द एजेड है। जब E अलोंग द एजेड है, H को क्या पुट करें कि हम ay हो जाए, तो ध्यान से देखिएगा A आपका E किधर है, एजेड है, A क्या है आपका ax, A क्या है आपका ay। सो अगर AZ क्रॉस AX करें हम, AZ क्रॉस AX, तो ये कितना हो जाएगा सर आपका AY हो जाएगा। सो H किधर होगा, अलोंग द AX होगा, तो यहां पर हम पुट कर देंगे AX एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो यहां पर पता चल गया कि H जो भी होगा वो किधर होगा, AX के कंपोनेंट में होंगे। ठीक है, अब अंदर वाला टर्म जो है आपका किसमें है, सब ध्यान रखना, ये अंदर वाले टर्म जितने भी हैं सब रेडियन में है। किसमें है, रेडियन में। तो जब भी कैलकुलेटर आप सॉल्व करें तो रेडियन में रखेंगे आप वैल्यू को। ठीक है, तो जहां से h जब सॉल्व करोगे तो आएगा -22.4 -22.6 AX मिली एम्पियर पर मीटर। सो दिस विल बी योर राइट आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ h। यहां से आपका h का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपोनेंट्स हैं उसको अगर सॉल्व करना हो तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और ये बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है जिसको बोलते हैं सबसे अच्छा क्वेश्चंस। क्लियर है दोस्तों, सो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक और बहुत ही अच्छा टॉपिक आपका, कि कैलकुलेशन ऑफ द पावर इन द केस ऑफ प्लेन वेव प्रोपगेशंस। प्लेन वेव प्रोपगेशंस के केस में हम पावर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन व्हाट वे वी कैन कैलकुलेट द पावर इन द केस ऑफ द वेव प्रोपगेशंस। वेव प्रोपगेशंस में हम पावर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। चलिए ध्यान से देखिएगा, पावर का जो जनरल फार्मूला होता है एनर्जी के टर्म में अगर हम देखें तो एनर्जी इक्वल टू क्या, पावर इनटू टाइम, राइट। जो आप बेसिक आप पढ़ते हैं आप, है ना। पावर का अगर आप जनरल फार्मूला की बात करें तो पावर देखो क्या होता है, पावर को हम डिफाइन करते हैं, पावर P इक्वल टू हाफ इंटू रियल पार्ट ऑफ E क्रॉस H का कंजुगेट, हाफ इंटू रियल पार्ट ऑफ E क्रॉस H का कंजुगेट, और द P एवरेज इक्वल टू 1/T, मतलब 1/T टोटल टाइम पीरियड 0 to T E क्रॉस H डॉट ds d ओमेगा t। जनरल ये हम पढ़ते हैं, P एवरेज की बात करते हैं, है ना। अगर हम P एवरेज की बात करें तो ये होगा आपका E क्रॉस H इंटू डी ओमेगा टी। चलिए अब इस फॉर्मूले को यहां पर जो है हमको रखना है, E क्रॉस H इंटू डी टी रखते हैं जनरली dt। ठीक है ना, सिंपल सी बात है एवरेज वैल्यू के लिए। ठीक है, चलो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स को आप रखना स्टार्ट कीजिए। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल इक्वेशन क्या होता है, E नॉट e टू पावर माइनस अल्फा जेड कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड इंटू AX वोल्ट पर मीटर। मान लिया कि जो वेव आपका प्रोपगेट कर रहा है, लेट्स से द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द x डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द y डायरेक्शंस, या ऐसे मान सकते हो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द y डायरेक्शंस, एंड योर वेव इज प्रोपगेटेड अलोंग z डायरेक्शंस। सो वेव प्रोपगेशन अलोंग द z डायरेक्शंस, magnetic field along the ay directions. So this is nothing but your ay directions, magnetic field ay directions, and wave is propagated along the az directions, right। चलिए अब पावर का
जो एवरेज पावर मुझे निकालना है, तो सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ से, अगर किसी सर्टेन मीडियम में ये ट्रांसमिट किया तो उस सर्टेन मीडियम का इसका अपना इंट्रिंसिक इंपेडेंस होगा। क्या होगा इसका अपना इंट्रिंसिक इंपेडेंस। सो लेट्स से द इंट्रिंसिक इंपेडेंस इज ईटा। इंट्रिंसिक इंपेडेंस कितना मान के चला मैंने, ईटा मान के चला। सो दिस इंट्रिंसिक इंपेडेंस ईटा इज नथिंग बट इसका अपना एक मैग्नीट्यूड होगा और इसका अपना एक एंगल होगा। चलिए, तो मान लिया जो इंट्रिंसिक इंपेडेंस है वो एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है, तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ईटा का वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ईटा एंड थीटा ईटा, है ना। चल, तो h, अगर h की बात करें हम, तो h का क्या लिखोगे आप, h का इक्वेशंस को क्या लिखोगे आप। सो h कैन बी राइट हियर, h इक्वल टू दिस इज h नॉट e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा z cos ऑफ ओमेगा t माइनस बीटा z एंड दिस इज नथिंग बट h नॉट कैसे लिखोगे, तो इसको क्या लिखोगे आप, e नॉट अपॉन मॉड ऑफ ईटा एंड एंगल थीटा ईटा यहाँ लिखोगे, तो ये थीटा ईटा यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा एंगल के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ प्लस था तो ये माइनस थीटा ईटा, राइट। एंड लेट्स से दिस इज द ay एम्पियर पर मीटर। चलिए, तो ये जो e नॉट अपॉन मॉड ऑफ ईटा है इसको बोल दिए हम h नॉट। क्या बोल दिए इसको हम, h नॉट, मतलब इनिशियल। So h is nothing but h naught e raised to power minus alpha z cos of omega t minus beta z minus theta eta. This is ay ampere per meter. कितना मान लिया मैंने, ay ampere per meter, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, h का वैल्यू पता चल गया आपको, e का वैल्यू आपको पता चल गया, हाँ। ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट का वैल्यू है और ये क्या था आपका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट का वैल्यू है, ठीक है। तो मुझे चाहिए एवरेज पावर, क्या चाहिए मुझे, एवरेज पावर, राइट। सो द पी एवरेज इक्वल टू, मतलब एवरेज पावर पी एवरेज इक्वल टू, यहाँ पर देखें ध्यान से। सो सर पी एवरेज इक्वल टू है आपका ई क्रॉस एच का एच 1 बाई टी 0 टू टी इंटू डी टी, यही था आपका। तो इसको क्या लिखोगे, 1 बाई टी 0 to t e cross h, so this becomes e naught e raised to power minus alpha z cos of omega t minus beta z, right। चलो omega t minus beta z into h, h के कंपोनेंट को रखिए आप यहाँ पे, तो h के कंपोनेंट रखेंगे तो क्या बनेगा, h नॉट को क्या लिख सकते हो आप, e नॉट बाई ईटा, so this is e नॉट बाई ईटा e raised to power minus alpha z cos of ओमेगा टी माइनस बीटा जेड माइनस थीटा ईटा इंटू डी टी, ठीक है। चलो अब इस इक्वेशन को और सॉल्व कीजिए आप। जब इसको और सॉल्व करेंगे आप तो इक्वेशन क्या बन जाएगा आपको, पी एवरेज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर बन जाएगा ये, सो ई नॉट स्क्वायर बाय 2 ईटा मान लिया मैंने और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड ई रेज़ टू पावर माइनस 2 अल्फा जेड को भी बाहर कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे आप, 1 बाई टी 0 टू टी, ये बन जाएगा आपका 2 इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड माइनस थीटा ईटा इंटू कितना टी टी। अच्छा, डायरेक्शन पावर का किधर होगा, अलोंग द जेड डायरेक्शन, है ना, क्योंकि जिधर वेव आपके प्रोपागेट करेंगे उधर ही होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, क्लियर है क्या। चलिए अब इसको यहाँ पर पुट करें, तो पुट करेंगे तो पी एवरेज का वैल्यू आएगा, पी एवरेज इक्वल टू ये आएगा आपका ई नॉट स्क्वायर बाय 2 ईटा ई रेज़ टू पावर माइनस 2 अल्फा जेड 1 बाई टी, सो दिस बिकम्स 1 बाई टी 0 टू टी, ये क्या बन जाएगा देखिए, cos a प्लस cos b एंड cos a माइनस cos b, सो दिस बिकम्स cos of omega t 2 omega t minus 2 beta z minus theta eta, right, plus cos a minus b, this is cos of theta eta into dt। चलिए विद इन द टाइम पीरियड इसका एवरेज वैल्यू कितना, 0, तो उसका एवरेज वैल्यू को क्या रख दोगे आप, 0 रखोगे, तो ये क्या बनेगा आपको, पी एवरेज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 ईटा e raised to power minus 2 alpha z, right, this becomes 1 by t 0 to t, this is
cos थीटा ईटा इंटू डी टी। ठीक है, चलो अब इसको और कीजिए आप सॉल्व। तो ये बनेगा द पी एवरेज इक्वल टू दिस बिकम्स ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 ईटा e raised to power minus 2 alpha z, this becomes into cos theta eta 1 by t 0 to t into dt। ठीक है, चलो जब इसको करोगे इंटीग्रेशन तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 dt का इंस्टेंट t और t का वैल्यू पुट कर दो। सो यहां से आ गया आपका p एवरेज जो आपको चाहिए था, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो योर p एवरेज इज इक्वल टू e naught square upon 2 eta e raised to power minus 2 alpha z cos of theta eta into direction of propagation of wave किधर along the z directions। And what's the unit? This unit is watt per meter square। So unit will be watt per meter square, है ना। So unit यहाँ से आपका होगा watt per meter square। क्लियर है क्या? So this is your average power। कौन सा पावर होगा? एवरेज पावर। अब आते हैं मुद्दा कि अगर आरएमएस का वैल्यू दिया हुआ है तो क्या होगा, लॉसलेस मीडियम दिया है तो क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम के लिए हम कैसे निकालेंगे, राइट। चलो नाउ केस 1 फॉर लॉसलेस मीडियम। अगर लॉसलेस मीडियम है तो सिग्मा का वैल्यू कितना है, 0। तो जब सिग्मा का ही वैल्यू 0 है मतलब अल्फा का वैल्यू कितना है, 0 है। जब अल्फा का वैल्यू 0 है तो सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन का वैल्यू 0 है। इसका मतलब क्या समझे, थीटा ईटा का वैल्यू कितना है, 0 है। सो लॉस टेंजेंट एंड थीटा ईटा में एक रिलेशन होता है आपका कि tan 2 थीटा ईटा इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन, राइट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लॉस टेंजेंट एंड थीटा ईटा, दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। tan 2 theta eta is equal to sigma by omega epsilon। So if sigma equal to 0 then theta eta equal to 0 and if आपका theta eta आपका 0 है तो cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, है ना। मतलब यहाँ से जो p एवरेज की वैल्यू आई वो p एवरेज की वैल्यू कितना आ गई सर, देखो अल्फा का वैल्यू भी 0 पुट किए, थीटा eta भी 0 पुट कीजिए तो क्या बन गया आपका e naught स्क्वायर अपॉन 2 eta into az वाट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा ई नॉट क्या है यहाँ पे, ई नॉट है आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ई नॉट यहाँ पर क्या है, आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अब ध्यान से देखिएगा। सो ई नॉट इज योर हियर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ई नॉट की वैल्यू क्या है आपका, तो ई नॉट आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। नाउ ई आर एम एस जो रूट मीन स्क्वायर का वैल्यू होगा, ई आर एम एस को क्या लिख सकते हो आप, ई नॉट बाई √2 रख सकते हो वोल्ट पर मीटर। तो इस पी एवरेज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी एवरेज कैन बी राइट ई नॉट बाई √2 का स्क्वायर अपॉन ईटा इनटू एजेड वोल्ट पर मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए जब इसको ऐसे लिखोगे तो पी एवरेज की वैल्यू देखो क्या मिलेगी आपको। सो पी एवरेज इक्वल टू, यहां से पी एवरेज आपका आएगा पी एवरेज इक्वल टू ई आर एम एस का स्क्वायर अपॉन ईटा इंटू एजेड वोल्ट पर मीटर, राइट। सो द एवरेज पावर इज ई आर एम एस का स्क्वायर अपॉन ईटा एजेड वोल्ट पर मीटर। सो एवरेज पावर अगर आपको निकालना है आर एम एस के फॉर्म में तो ऐसे निकाल सकते हैं। सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ द पावर, राइट। तो कैलकुलेशन ऑफ द पावर को आप ऐसे इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो एवरेज पावर आपका लिख दिया, ठीक है। अब किसी भी एक पर्टिकुलर सरफेस से अगर आपका पूछ दे किसी भी पर्टिकुलर सरफेस से एवरेज पावर कितना होगा, कितना एवरेज पावर निकलेगा, तो वो कैसे निकालेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं, है ना। चलिए अब आते हैं पावर क्रॉसिंग थ्रू एनी सरफेस। किसी भी सरफेस से पावर को क्रॉस कैसे करेंगे, हाँ। पावर क्रॉसिंग थ्रू ए पर्टिकुलर सरफेस।
पर्टिकुलर सरफेस, राइट। किसी भी पर्टिकुलर सरफेस से अगर मुझे पावर को ट्रांसमिट करना हो तो पावर को ट्रांसमिट हम कैसे करेंगे, ठीक है। सो किसी भी सरफेस से, सो इन दिस केस द पावर इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ P average dot ds. So this is the or power to crossing through any surface. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन रहेगा कि कोई एक क्लोज सरफेस है, दिस इज क्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस में इसका नॉर्मल टू द पॉइंट कितना पावर कर रहा है, आपका ट्रांसमिट कर रहा है। या ऐसे बोलेगा एक सरफेस है, एक लाइन के थ्रू जो एक रेक्टेंगुलर सरफेस को रख रहा है, तो इसका नॉर्मल टू द सरफेस कितना होगा। तो इस टाइप की वैल्यू को पूछा जाएगा हमेशा कि नॉर्मल टू द पॉइंट कितने पावर को क्रॉस करेगा। सो द पावर क्रॉसिंग थ्रू ये पर्टिकुलर सरफेस, किसी भी पर्टिकुलर सरफेस से कितना पावर ट्रांसमिट कर रहा है, दिस इज नथिंग बट योर पावर ट्रांसमिटेड, तो ये क्रॉस सरफेस। तो कभी भी निकालने के लिए बोले अगर आपको पावर कितना ट्रांसमिट कर रहा है तो क्या करो आप, P इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ P एवरेज डॉट ds, बस ये निकाल देना है, P एवरेज डॉट ds, ठीक है। मतलब उस सरफेस का आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना। आप देखो ध्यान से, P एवरेज आपको पता है ऑलरेडी, ये पता है आपको किसमें है, ये वाट पर मीटर स्क्वायर में है ना। सो P एवरेज किसमें है, वाट पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में ऑलरेडी आपको पता है। तो P एवरेज को अगर एरिया को एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिल जाएगा, आपको पावर मिल जाएगा। सो किसी भी पर्टिकुलर सरफेस से अगर आपको पावर निकालना हो तो पावर निकालने के लिए हम यहां से उठा सकते हैं कि P एवरेज डॉट ds, और इस तरह से हम पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर राइट वे टू कैलकुलेशन ऑफ द पावर, इस तरह से हम पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम कि पॉइंटिंग थ्योरम क्या होगा, इसके बाद अच्छे से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। देखो दोस्त, आप लोगों को मैं गेट का क्वेश्चन एक ही साथ बहुत अच्छे तरीके से शुरू से अंत तक मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए टेंशन नहीं लेना। मैं इसके अलावा देखो कितने क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको, इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, एएस के भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, पीएससी के भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, आपको गेट के भी क्वेश्चन साथ में कराते चले जा रहे हैं। इसके अलावा भी और क्वेश्चंस आपको करवाया जाएगा जो एक अलग ढंग से जो है पूरे एक साथ में क्वेश्चंस को करेंगे। क्लियर है क्या? मैं यहाँ क्वेश्चन आपको बोलते चले जाऊंगा, आप वहां पे सुनते चले जाएंगे। इस तरह से जो है सुन करके आप डिटेक्ट करते चले जाओ, है ना। क्वेश्चंस को लिखने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, हम यहाँ पर बार बार आपको क्वेश्चंस को बोलते चले जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से आगे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे पॉइंटिंग वेक्टर एंड पॉइंटिंग थ्योरम। पॉइंटिंग थ्योरम क्या होता है, पॉइंटिंग थ्योरम क्यों आया, पॉइंटिंग थ्योरम के क्या रीजंस हैं और किस तरह से पॉइंटिंग थ्योरम को प्रूव करने के लिए पूछा जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है।